हाय गाइस, BCSS कोचिंग से हम सुमन कुमार आज देखने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा। महात्मा गांधी का दूसरा भाग, ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट हम लोग देखेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि महात्मा गांधी ने रौलक एक्ट अधिनियम आया, उनके बाद देखो क्या हुआ। तो रौलक एक्ट अधिनियम जब आया, उनके आने के बाद आप लोगों ने पढ़ा था रौलक एक्ट अधिनियम में आप लोगों ने पढ़ा कि भारत देश में जो है इस अधिनियम के तहत भारतीयों को किसी ना किसी तरह प्रतिबंधित करने का कार्य किया गया। भारतीयों की अब था कि भारत देश में आंदोलन धीरे धीरे उग्र होता जा रहा था। मतलब था कि अब भारतीयों को जो है इस आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोगों को जोड़ने का कार्य कर रहा था। अब अंग्रेज का विरोध दिन पर दिन बढ़ रहा था, तो अंग्रेज के इन विरोध को रोकने के लिए, अंग्रेज के इन विरोध को कम करने के लिए जो है इन महात्मा गांधी रौलक एक्ट अधिनियम लाया गया 1919 में। कब लाया गया? 1919 में। इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम को भारत सरकार में जब लागू किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट में भारत देश में, तो इनको कई लोग काला कानून भी कहते हैं, काला कानून कहते हैं। और इनको बाद कई लोग जो है काला कानून कहते हैं, इनको तो कई लोग बिना अपील, बिना दलील, बिना मौकील का भी कानून कहते हैं। इस कानून के तहत दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। एक का नाम था भैया सत्यपाल और दूसरे का नाम था सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू, दो व्यक्ति सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया तो देश में इन दोनों को बचाने वाले और चाहने वाले बहुत से लोग थे। हालांकि ये दोनों ही व्यक्ति पंजाब के थे। दोनों व्यक्ति कहाँ के थे? पंजाब के थे। तो बात समझिएगा, दोनों व्यक्ति पंजाब के बहुत अच्छे नेता थे। अब इनको इसमें दिक्कतें क्या आ गई कि इनको चुनाने के लिए जो है अंग्रेजों से हमको भैया डायरेक्ट उनसे बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो तो कानून ला दिया है कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर हम गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इस शक के आधार पर यदि हम गिरफ्तार करने की बात कहें तो शक के आधार पर गिरफ्तार करने के लिए सब यानी कि ये कानून आ गया, इसके आधार पर इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो भारत देश में उसी समय एक बड़े पैमाने पर मीटिंग का अर्थात सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये पंजाब के ही एक पुराना जगह है अमृतसर में। और इस अमृतसर में एक बगीचा हुआ करता था, एक बाग हुआ करता था। उस बाग का नाम था बाबू, उस बाग का नाम था जलियांवाला बाग, क्योंकि जलियांवाला बाग जो था एक जल्ली नामक व्यक्ति का संपत्ति था। तो याद रखिएगा, जल्ली ये जो था जल्ली नामक व्यक्ति का संपत्ति था, जिसे हम लोग कहते थे जलियांवाला बाग कहते हैं। अब ये जलियांवाला बाग एक बगीचा था बाबू, ध्यान से समझिएगा। अब ये जलियांवाला बाग जो था एक बगीचा था। इस बगीचे में जो है भारत देश के बहुत से महान नेता हो गए, बहुत से लोग हो गए, बच्चे बड़े बूढ़े हो गए, सभी लोग भारत देश में इस सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को छुड़ाने के लिए सम्मेलन करने के लिए पहुंचे। क्योंकि अंग्रेज सरकार का आदेश आ गया था भैया रौलक एक्ट के तहत जो है कोई भी व्यक्ति सम्मेलन नहीं कर सकते हैं, सभा नहीं कर सकते हैं, 10 लोग बैठ के एक जगह बात नहीं कर सकते हैं। हमको चुपके से ये काम करना पड़ रहा था। तो भारत देश में इस रौलक एक्ट अधिनियम के विरुद्ध बाबू तो हमको छुप कर काम करना था। तो भारत देश के लोगों ने जलिया नामक बाग में लोगों को एकत्र किया और बैठक बुलाया। बैठक चल रही थी और इस बात का खबर जो है, और जब अंग्रेज के एक अधिकारी उस समय अमृतसर के कलेक्टर हुआ करते थे जनरल ओडायर, उस समय अमृतसर के कलेक्टर थे बाबू जनरल ओडायर। ये उस समय वहां के जनरल ओडायर उनके कलेक्टर थे बाबू। अब ये जनरल ओडायर जो थे, इनको जैसे इस बात का खबर पता चला तो जनरल ओडायर ने क्या किया मालूम है? जनरल ओडायर ने इस जलियांवाला बाग में आकर के अपने सेना को चारों तरफ से खड़ा कर लिया और गोली चलाने का आदेश दे दिया। जब ये गोली चलाने का आदेश दे दिया तो ध्यान से सुनिएगा, जब ये गोली चलाने का आदेश दिया
तो निहत्थे लोगों पर, उन निहत्थे लोगों पर एकदम अंधाधुन गोली चला दी गई। ये 10th का बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है और थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, और वीडियो को कम से कम शेयर जरूर करिए और पूरा वीडियो देखा करिए तो ज्यादा समझिएगा। तो ध्यान समझिएगा, जनरल ओडायर उस समय वहां के अमृतसर के कलेक्टर थे और जनरल ओडायर ने उन निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। गोली चलाने का आदेश दे दिया। जब ये आदेश दे दिया तो बब्बा उन निहत्थे लोगों पर एकदम गंधाधुन बारिश कर दी गई बंदूकों की। बहुत से निहत्थे लोग मारे गए। लगभग बताया जाता है बाबू कि 1000 लोगों की निर्मम तुरंत हत्या हो गई, तुरंत ही मृत्यु हो गई 1000 लोगों की। ये मंजर इतना खतरनाक था कि मत बोलिए। भारत सरकार के हाथों में कुछ था भी नहीं, कुछ कर भी नहीं सकते हो। इस घटना को देखने वाला एक छोटा सा 8 साल का बच्चा, जिसका नाम था बाबू, ये 8 साल का मात्र बालक उद्धम सिंह, ये 8 साल का बालक उद्धम सिंह, इनके पूरे परिवार को उस कांड में मार दिया गया। इस बच्चे के अंदर इतना आग थी इसके प्रति कि मत बोली। उद्धम सिंह ने क्या किया कि उद्धम सिंह जब बड़े हुए तो भैया पानी वाला जहाज में लुका चुरा के गए इंग्लैंड और वहां जाके जनरल ओडायर को गोली से मार दिया था। तो याद रखिएगा, जनरल ओडायर का हत्या उद्धम सिंह ने 1940 में कर दिया था। तो ये था सर आपका रौलट एक्ट अधिनियम और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो याद रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो इस बात को समझ के रखिएगा। तो हम एक बार रिपीट कर लेते हैं, जैसे महात्मा गांधी से ये सेकंड पार्ट था हम लोग का। तो रौलट एक्ट अधिनियम 1919 में आया बाबू। ये काला कानून था, बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहते हैं। इस कानून के तहत गिरफ्तार होने पहले वाले 2 व्यक्ति थे। एक का नाम सतपाल था, दूसरे का नाम सैफुद्दीन किचलू था। इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। भैया पंजाब के बहुत दोनों प्रसिद्ध डॉक्टर थे, साथ में नेता भी थे। अब अमृतसर में इनको भैया कैद कर लिया। तो इनको छुड़ाने के लिए अब जल्ली नामक एक बाग में लोगों ने एक सम्मेलन बुलाया और उसी सम्मेलन में एक बहुत बड़ी घटना घट गई जिसे आप जलियांवाला बाग कहते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो याद रखिएगा, ये हम लोग आज देखा रौलट एक्ट अधिनियम और जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसको शेयर जरूर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। और यदि कोई दिक्कत हो किसी टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए 10th क्लास से 9th क्लास से, तो आप हमको जरूर बताएं, हम आपका उनका प्रयास करेंगे कि आपको वीडियो बना के दें। चलिए धन्यवाद, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।